नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 17 मार्च और 17 मार्च के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है जो कि अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वार्तालाप हुई है, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसमें हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जो बना था, कंज्यूमर राइट्स डे, उपभोक्ता अधिकार, नवीनीकरण, निर्वनीकरण, डिफोरेस्टेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे पहला आर्टिकल हम लोग अभी देख लेते हैं। जो पूरा हमारा पश्चिम एशिया है, वहां पर कुछ नई चुनौतियां उभरती हुई नजर में आ रही है। नई चुनौतियों से मेरा तात्पर्य कुछ इस प्रकार से है कि काफी सारी ऐसी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। काफी सारे ऐसे सऊदी और ईरान के बीच में जो है, आप कह लीजिए नॉर्मलाइजेशन, सामान्यकरण के ऊपर बात जो है वो चल रही है। अब इस सामान्यकरण का क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है, वो हम पूरा देख लेते हैं यहाँ पर। देखो भाई, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले में जो चाइना के साथ जो मध्यस्थता वाले जो भी सौदे किए गए हैं, उसमें क्या है कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि चाइना के साथ पूरा वेस्ट एशिया अगर और ज्यादा डील्स को साइन करता है तो इंडिया के लिए वो चीज एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो अग्रीमेंट साइन करा है यहाँ पर बीजिंग, चाइना के साथ, ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है और ज्यादा घरेलू मामले में हस्तक्षेप ना करना, एक समझौता करना, उन सब के ऊपर यहाँ पर साइन कर रहे हैं। तो ईरान और ये सब जो सऊदी अरेबिया है, उनका यहाँ पर इस तरीके से साइन किया गया है। देखिए, बहुत पुराने समय से ईरान क्रांति के पूर्व से ही दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी झगड़ा जो है वो चलता आ रहा है, जब दोनों ने वहां पर एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी शुरू करी थी। और 1979 में वहां पर एक क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से ईरानी जो राजशाही है वो खत्म हो गई थी वहां पर, और वहां पे शिया लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। और आज के समय में उनमें जो है एक शीत युद्ध की तरह बन गया। शीत युद्ध मतलब कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन अगेंस्ट में भी नहीं है। एक तरीके का शीत युद्ध जो है दोनों के बीच में एक आज के समय में बन चुका है। तो इस प्रकार से हम जो ये सब चीजें जो इसमें चल रही हैं आज के समय में, दोनों ही जो है वेस्ट एशिया का समर्थन कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने कौन आया है? चाइना। यहाँ पे चाइना क्या कह रहा है कि ईरान ने अभी ये बोला है, सऊदी अरेबिया, ईरान जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ हमले को रोकने के लिए सहमत हो गया कि अब हम उनके खिलाफ कोई यहाँ पर हमले नहीं करेंगे, विशेष रूप से जो यमन का एरिया है वहां पर हम लोग कोई हमला अब नहीं करेंगे। तो मध्यस्थता हो गई। दूसरा, सऊदी अरेबिया ने क्या बात मानी है? उन्होंने ईरान इंटरनेशनल, जो कि एक फारसी समाचार चैनल है, जो ईरानी शासक का आलोचक है, तो उनके साथ भी यहाँ पर ईरान इंटरनेशनल के ऊपर एक आतंकवादी संगठन जो बनाया गया था उसको यहाँ पर जो है एक नियंत्रण करेगा। ठीक है। तो 2 महीने में एक दूसरे की राजधानियों में भी दूतावास को फिर से खोलने की बात की गई है। तो अभी ये सारे जो है समझौते किए गए हैं दोनों राज्यों के बीच में। अभी क्यों किया है सऊदी अरेबिया, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका द्वारा जो भी पश्चिम एशिया को प्राथमिकता है ना, वो नहीं नहीं देगी। अमेरिका जो कि पश्चिम एशिया में पारंपरिक काफी ज्यादा महान शक्ति के रूप में आ रहा है, अभी काफी बड़ी विदेशी चुनौतियों को फेस कर रहा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है। और चाइना का भी हिंद, जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पे राइज शुरू हुआ है। इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी अमेरिका के मूल्यह्रास और ईरान के उदय से उत्पन्न चुनौती द्वारा निर्मित एक शक्ति को दोहरी वास्तविकताओं से देखते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है, पूरे सऊदी अरेबिया में जो ऑयल की जो पूरा भंडार है उस पे हमला किया था जब 2019 में सऊदी पर हमला किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना मुंह भी मोड़ लिया था, जिसके कारण सऊदी अरब को अब ईरान की समस्या के वैकल्पिक समाधान ढूंढने ही पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने चाइना की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईरान यहाँ पर क्यों है, क्योंकि अभी ईरान बहुत बुरी एक इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है।
और इसकी वजह से यहाँ पर घरेलू दबाव भी ज्यादा है, आर्थिक अलगाव भी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान रियाल के लिए चीनी निवेश और समर्थन चाहता था। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने तेहरान को $20 बिलियन के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर अनुमति दी थी वापस देने के लिए। तो दोनों के अपने अपने हैं यहाँ पर कारण। चाइना जो है यहाँ पर, चाइना की ऐसे कोई इतिहास नहीं रहा है कि वो सैन्य हस्तक्षेप करता हो, जैसे अमेरिका हमेशा से हस्तक्षेप करता हुआ आया है। चाइना का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। जहां सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के संबंधों ने हाल ही में काफी विपरीत स्थिति का सामना किया है और ईरान के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध है, वहां चीन ने दोनों के साथ एक मधुर संबंध बनाने की कोशिश की कि दोनों के साथ ही कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके अंदर, ये काफी इजी से कुछ सिंपल सिंपल से फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अभी जो मध्यस्थता हुई है इसमें और क्या क्या चीजें आएंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती जाऊंगी। बाकी देखिए, आप मैप में देखो सब लोग, ये है ईरान, ये है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और उसी के पास में आता है मक्का और मदीना। मक्का मदीना आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट जगह के रूप में काउंट की जाती है। मक्का मदीना जो है ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए यहाँ पर बहुत पुरानी एक हिस्ट्री भी है। ये हज की एक जगह होती है, क्या कहते हैं इसको, हज। ठीक है, और इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री और पहला कंट्री बना जिसने हज की पूरी सुविधा को क्या कर दिया है, डिजिटल कर दिया है। इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री बना है। जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे पहले, अभी नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने यहाँ पर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो भी सऊदी ये जो हज का पूरा सिस्टम होता है उसमें कर दिया, और उसका नाम क्या रखा है, ई मसीहा। ई मसीहा के रूप में उसका नाम रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा याद रखिएगा। बाकी देखो भाई, इस पूरे रीजन में ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ, इधर आता है रेड सी। तो याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ के पास में एक स्ट्रेट पड़ती है। पर्शियन गल्फ के बिल्कुल पास में ये स्ट्रेट है, ये वाली। इस स्ट्रेट का नाम क्या है, स्ट्रेट का नाम लिख लेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये जो छोटी सी एक स्ट्रेट जा रही है, लाइन जा रही है जो इसके बीच में, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक रास्ता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वन रैंक वन पेंशन। अब ये वन रैंक वन पेंशन का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत बकाया राशि पर रिपोर्ट दाखिल करने का अभी ही जो है वो निर्देश दिया है। ठीक है भाई, अभी चीज क्या है, इसका मतलब होता है, ये न्यूज में तो आपने सुना ही होगा, ये है कि भाई हुआ क्या था कि बहुत सारे जो एक एक्स सर्विसमैन होते हैं ना, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक पिटिशन दी थी सेंटर को कि भाई जितने भी यहाँ पर एरियाज हैं उनको एक सेम जो है वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में दे देनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि भाई सेवा अवधि के साथ समान रैंक में जितने भी अगर सेवानिवृत्त होते हैं सशस्त्र बलों के कर में, उनको यहाँ पर एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वर्तमान पेंशनर्स हैं और पिछले पेंशनर्स हैं, उनके बीच के जो अंतराल है उसको समय समय पर कम करना चाहिए। ठीक है, और हर 5 साल बाद पेंशन को जो है यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। एक कोई मान लीजिए एक ऑफिसर है जो कि 15 साल तक काम किया है, 15 साल तक ऑफिसर रहा है, मान लेते हैं 1985 में आया और 2000 तक वो हमारा ऑफिसर थे। ठीक है, और फिर 2000 में वो हो गए रिटायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और यहाँ पर सर्विस के लिए आए, जैसे वो भी 15 साल के लिए आए, उनकी सर्विस शुरू हुई 1995 में और 2010 में खत्म होगी, तो 2010 में वो पर्सन रिटायर हो गया। तो अब 2000 में जो रिटायर हुआ और जो 2010 में रिटायर हुआ, उनकी पेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था ना कि जो आपकी लास्ट सैलरी होगी ना, जो आपने लास्ट सैलरी लिया, आपने 2 लाख लास्ट सैलरी लिया, तो उसका 50% आपको मिलता था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये है वन पेंशन
वन रैंक वन पेंशन, हर एक की सेम पेंशन के रूप में जो है वो होनी चाहिए। बाकी आप पेंशन को हर 5 सालों बाद रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर यही है कि जो इसमें क्या होगा, अगर जो हमारा वर्तमान जो पेंशन है, तो इससे जो भी अभी पेंशन ले रहे हैं और जो पिछले पेंशन भोगी थी उनके बीच में जो अंतर है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको कम कर दिया जाएगा। और जो दिग्गज हैं उनका ये कहना है कि भाई हमें न्याय, समानता और सम्मान मिलना चाहिए, हमें भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। और उनके नागरिक समकक्षों की तुलना में कम वेतन मिलने पर सैन्य कर्मियों का मनोबल भी कम हो जाता है। इसका असर सेवारत अधिकारी और जवानों पर भी काफी ज्यादा पड़ सकता है। तो ये भी एक कम करने की जिम्मेदारी इसमें बोली गई थी। ठीक है भाई, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। बाकी सशस्त्र बलों के जितने भी कर्मी हैं आमतौर पर छोटा करियर होता है उनका। लगभग 80% जितने भी सैनिक होते हैं उनको अनिवार्य रूप से 35 से जो है 37 वर्ष की उम्र के बीच में ही सेवानिवृत्त होना पड़ता है। लगभग 12% ही सैनिक हैं जो 40 से 54 साल की उम्र तक जो कि रिटायर होते हैं। इसके मायने ये होते हैं कि भाई नागरिकों की भांति 60 वर्ष की तुलना में उनको पहले ही जो है सेवा निवृत्त होना पड़ता है। इसलिए एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सैन्य कर्मियों के लिए पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता यहाँ पर है, जो कि आप सभी मानते हैं, सब समझते हैं इस चीज को। लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट्स, इसके अगेंस्ट भी हमारे पास काफी सारे हैं। सबसे पहले इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट आएगा, सबसे पहला अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट में मैं ये कह सकती हूँ कि भाई इससे जो है ना सरकार के ऊपर पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सरकार के ऊपर जैसे पहले अभी पेंशन का अगर जो खर्चा है वो 8,000 करोड़ पड़ता है। अब इस अगर इसको कर देंगे भाई, सेम कर देंगे, सेम रैंक सेम पेंशन कर देंगे, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में तो आपके ऊपर जो खर्चा होगा सरकार सरकार के ऊपर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस स्कीम की वजह से सरकार के ऊपर जो खर्चा है ना वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज? तो ये आपको याद रखना है इस चीज में कि जो सरकार का हम कहते हैं ना डिफेंस का, रक्षा का जो बजट है वह दिख रहा है। कईयों का ऐसा कहना है कि भाई जो है जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर उसके ऊपर लोगों का ये भी तर्क होता है कि नागरिकों के साथ सैनिकों की तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि सशस्त्र बलों को कोई अन्य भत्ते भी मिलते हैं जो नागरिकों को नहीं दिए जाते। उनको अलग से जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रियायती भोजन, पेय पदार्थ, विश्वविद्यालय, स्कूल में कोटा, ये सब कुछ दिया जाता है, जो कि बाकी जो काम करने वाले लोग हैं उनको नहीं मिलता है। तो पुलिस बलों को भी अगर यहाँ पर उनकी अगर इस तरीके की मांग उन्होंने भी करना शुरू कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो स्कीम है ना ये इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से मानी जाती है। ठीक है भाई। और 1973 में ही इंदिरा गांधी ने इस पूरे मॉडल को खत्म कर दिया था। और सोल्जर्स की जो पेंशन है उसको भी कम कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर राजीव गांधी की सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया था। अभी के हिसाब से बात करें तो एक मेंबर कमेटी बनाई गई है जिसको पूरा चेक करने के लिए बनाई गई है। ये पूरा चेक करेगी, देखेगी कि इसमें क्या सही किया जा सकता है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो भी आप इसमें याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बनाई गई थी। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि कोच्चि कॉरपोरेशन जो है, अभी यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट में जो फायर लगी है उसके ऊपर पूरा जिम्मेदार ठहराया है कोच्चि निगम को, उसी के ऊपर बनाई गई है। एनजीटी क्या चीज है? ये जो है पार्लियामेंट ने 2010 में बनाई थी ताकि जितने भी पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको प्रभावी और शीघ्र रूप से उनको निपटारा जो है वो किया जाएगा। और उसी उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानूनी अधिकार होंगे उनको लागू करना, उनको राहत देना, मुआवजा देना, सब कुछ उसी प्रकार से किया गया है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो एक साथ मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी जरूरी है ये भारत में। साथ ही साथ जो कोर्ट के ऊपर मामला पड़ा हुआ है ना कि कोर्ट यहाँ पे सुलझाएगा, वो एक एनजीटी बना दी तो एनजीटी सारी चीजों को देखता है और एनजीटी पूरी चीजों को यहाँ पर सॉल्यूशन में निकालता है। तो एनजीटी सारी चीजों को देख करके यहाँ पर पूरा निकाल सकता है। और कोर्ट सिस्टम को थोड़ा सा अनावश्यक जो विलंब होता है वो भी रुक जाएगा। और जो हम चाह रहे हैं कि सतत विकास हो, पर्यावरण में विनिमय हो, तो उसके बीच में एक उचित संतुलन भी यहाँ पर बन जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर अगर मैं बात करूं कितने कितने लोग शामिल हैं, तो इसके अंदर अभी पूरे 5 क्षेत्र हैं, जैसे कि उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट।
और सबसे मेन हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। सेंट्रल जोन के हेडक्वार्टर भोपाल में है, ईस्ट के कोलकाता में है, साउथ के चेन्नई में है, वेस्ट के पुणे में है। और इस पूरे ट्रिब्यूनल के अंदर एक जो है चेयरमैन होता है जो कि प्रिंसिपल बेंच में बैठता है, बाकी उसके अंदर 10 या फिर 20 के बीच बीच में लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो। और जो चेयरपर्सन होते हैं इसका में, वो हमेशा ही एक या तो जज हो सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के। यहाँ पे जज नहीं होंगे हाई कोर्ट के, जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है भाई। बाकी इनको जो है, इनके ऊपर ये बिल्कुल एक थोपा है, या फिर आप कह लो ये करना ही करना है कि इनको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ही काम करना है। 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से कोई बाधित नहीं है इनका। इनको प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करना है, और इनको 6 महीने के अंदर अंदर अपने सारे केसेस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। एनजीटी पे यूपीएससी भी कई बार सवाल कर चुकी है, तो एनजीटी तो आपको पूरा का पूरा याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सीधा ही इससे सवाल किया जाता है, इससे सीधा सवाल आता है कि इसमें कौन है, क्या है, किस तरीके से है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पर हमारे पास और भी चीजें आती हैं, जैसे कि कुछ मुद्दे, चुनौतियां, जिसमें अवसंरचना और मानव संसाधन का काफी अभाव देखा गया है। एनजीटी जो है वो अपने पूरे क्षमता से काम नहीं करती है। एनजीटी जो है यहाँ पर, उसमें कम से कम 10 न्यायिक और 10 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। और पिछले 9 वर्षों की बात करूं तो देश भर में पर्यावरण के जो मुकदमे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनको संख्या को मतलब बढ़ाने के लिए भी विशेषज्ञों को भी अगर हम अपॉइंट करें तब भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है। अभी की मैं बात करूं तो केवल 4 न्यायिक और 2 विशेषज्ञ सदस्य के साथ या अधिकरण लकवाग्रस्त एक तरीके से दिखता है, कुछ खास काम कर नहीं पा रहा है। ठीक है। अब हमारे पर्यावरण के संबंधी मामले तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अधिकतम उसकी संख्या जो है वो बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है। और अभी यहाँ पर एक्सपर्ट मेंबर्स बहुत कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एनजीटी जो है, अब एनजीटी के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक अपील करेंगे। तो वही है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर जो ये एनजीटी है ना, उसको जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला, इसमें तो ये काम ही नहीं कर सकता है। तो उससे क्या है कि एनजीटी जो है वो फ्लोरा एंड फौना के लिए तो काम ही नहीं कर सकता, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के लिए तो ये काम ही नहीं करता। तो ये एक तरीके से कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है, पर काम उतने अच्छे से कर नहीं पा रही है। अब हम इसका निष्कर्ष भी देख लो भाई, अभी का सिचुएशन देखो तो उसको जरूरत है कि और बेहतर तरीके से इसको न्याय, दक्षता, लागत कुशलता, पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब चीजों को दे दिया जाए। ज्यादा टेंशन देने की जरूरत है, जितना अभी दिया जाता है ना, उसे कई ज्यादा देने की जरूरत है। और जितने भी केसेस पेंडिंग पड़े हो ना, थाउजेंड्स ऑफ केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि एनजीटी को पूरी तरीके से जो वित्तीय और मानव संसाधन की जरूरत होती है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करे, उसमें देरी ना की जाए। वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी भी एनजीटी की ही बनती है। समझे भाई। अब आता है हमारा फोर्थ आर्टिकल इसमें, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार, जागो ग्राहक जागो। आपका जो भी आपके आसपास जो भी गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनकी ओर ध्यान आपको आकर्षित करके आपके अधिकारों को और ज्यादा जो है वो तेजी से लाने की जरूरत है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है जॉन एफ कैनेडी जो है, वो ही इस चीज को लाने वाले थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में 15 मार्च को यहाँ पर जो है कंज्यूमर राइट्स की बात करी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको और तरीके से बनाया गया। और 1983 में पहली बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया था। हमसे क्या क्वेश्चन होगा? हमसे क्वेश्चन होगा कि भाई इस बार के जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स है उसकी थीम क्या है। इस बार के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स की जो थीम है वो ये है कि एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। क्लीन एनर्जी पे ध्यान रखते हुए हम अपने कंज्यूमर्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या और नई नई चीजें जोड़ सकते हैं, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। भारत में अगर बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो 1986 में सबसे पहली बार लेके आया गया था। और इसका काम यही था कि जितने भी कंज्यूमर के मुद्दे हैं, ऐसे इश्यूज आते हैं, उन सबको सुलझाने का इनका मेन काम था। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्स ने भी यहाँ पर जो है 2019 में ये बिल जो है वो पास किया था।
कि हमें जो है 6 अधिकार यहाँ पे देते हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये 6 यहाँ पे दिए गए, जिसमें और 3 नई भी ऐड कर दी गई है कि जो भी उपभोक्ता की जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसकी लायबिलिटी, उसके दायित्व के ऊपर भी बात है, और अनुचित अनुबंध के ऊपर भी बात की गई है, जिसमें अगर मतलब बेसिकली उपभोक्ता के अधिकारों में बदलाव जो है वो एक बना था, अनुचित अनुबंध लगाया जा सकता है उस पर। और जो भी हम ई कॉमर्स यहाँ पर बेचा जाता है ई कॉमर्स के माध्यम से, उसके ऊपर भी इसमें बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये आप याद रखिएगा। और इसी तरीके से हमारे भारत में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मतलब कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, जो इनसे जुड़े हुए सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए मतलब एक काम करती है, सारे केसेस को ये पूरे तरीके से सॉल्व करती है। तो ये आप सबसे पूछा जा सकता है, इन सबको लिख लीजिएगा, सीधा सीधा सवाल पूछ सकता है। फिफ्थ टॉपिक आता है डिफॉरेस्टेशन, निविर्णीकरण, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन। आप लोग जानते हैं कि जो वनों की कटाई की जाती है उद्देश्यपूर्ण से वनों की कटाई करने को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब जो FAO है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताया, और ये बताया कि सिर्फ 31% ही हमारे धरती पर, पृथ्वी पर ऐसी भूमि है जो वनों से ढकी हुई है। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वनों का नुकसान हुआ है वो साउथ अमेरिका में हुआ है, फिर अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में हुआ है, ये बताया गया। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है उनको पूरी इस अवधि के दौरान उत्तरी अमेरिका और यूरोप में वन क्षेत्र का काफी ज्यादा लाभ हुआ है। अगर मैं अभी बात करूं भारत में निविर्णीकरण से संबंधित, अगर मैं बात करूं डिफॉरेस्टेशन से जुड़े हुए, तो 1990 से 2020 के दशक के जो पूरा ये टाइम है, इसमें कई नुकसान भी हुए हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वृक्षों की कटाई करना, कृषि के विस्तार की कोशिश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों का जनसंख्या बढ़ती जाना। देखो, लोगों की जनसंख्या बढ़ती जाना तो सबसे बड़ा कारण होता है इस चीज का। तो जनसंख्या बढ़ना तो एक सबसे बड़ा ही इस चीज का कारण है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। और इसके तहत यहाँ पर ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि भाई सबसे बड़े लेवल पे ये चीज होती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है आप कह लो कि नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ता ही है। तो ये काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। इनको आप पूरे को लिख सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो कारण होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमें जानने। उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारा 8 लाख स्क्वायर है, 8 लाख स्क्वायर है, उसमें से 22% जो है हमारे भारत का पूरा एक एरिया है। अभी 2022 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी के ऊपर भी बात करें, तब भी उन्होंने भी चीजें बताई थी। डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़े कारण वही है, डैम्स को बनाना, खनन का काम करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स का बनाना। जो अभी आज के समय में वुड और फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री जो बॉक्सेस बना रही है, फर्नीचर बना रही है, प्लाईवुड बना रही है, हाँ वो भी इस पे पूरा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रही है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब जो ये कृषि में इतना चेंज आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा इस चीजों के लिए इम्पैक्ट पड़ रहा है। खनन और उससे जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां, वो भी काफी हद तक वनस्पति को घटाने के लिए हमारे पास नुकसान हमें करती है। और उसके अलावा जो हमारी इमारती लकड़ी है, सॉरी लड़की नहीं लकड़ी, तो जो भी हमारी इमारती लकड़ी होती है, वो भी इस तरीके से पेड़ों को काट काट के बनाई जाती है। तो वही है, हमारा क्या है कि बहुत सारी स्पीशीज खराब होती जा रही हैं, बहुत सारे जो हैबिटाट्स हैं उनका नुकसान होता जा रहा है। और पेड़ जो है वो काफी महत्वपूर्ण कार्बन सिंक होते हैं, क्योंकि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे अपने बायोमास में संग्रहित करते हैं। और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें 11% की वृद्धि भी देखने को मिली है। और मिट्टी का क्षरण भी हुआ है, 1% जो है वो, मतलब ये सब आप इसमें नोट कर सकते हो, आप इसको एक बार रीड कर लो। कम्युनिटी लोग भी वहां से छोड़ करके चले गए, क्योंकि वहां पर जीने के लिए चीजें कम बच गई हैं। इन्फेक्शन के जो कारण होते हैं, जो डिजीजेस होते हैं, वो भी बढ़ने शुरू हो गए, मलेरिया, डेंगू, ऐसी चीजें। और जो टूरिज्म था वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ ही हुआ है। टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुआ ही हुआ है। ठीक है भाई, इस सबको पूरी याद रखिएगा।
ये सब आपसे से आप लोगों से जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। बाकी आप इसमें ये रीड कर सकते हो कि इसको सुधारने के लिए यहाँ पर क्या क्या नई नई चीजें की जा सकती हैं। सुधारने के लिए काफी सारे जो है प्रयास सरकार द्वारा किए ही गए हैं, किए जा रहे हैं, आगे भी। ठीक है। तो अब इसमें कोशिश भी की जा रही है, जैसे कि आप इसमें रीड कर सकते हैं सुधारों के ऊपर, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी को के लिए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जन समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सरकार को वन संरक्षण कानूनों को यहाँ पर और ज्यादा समन्वय उसमें बनाने के लिए, तो ये सब चीजें यहाँ पर की जा रही है। लास्ट आर्टिकल है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि अप्रैल तक आपके पास क्या आ जाना चाहिए, हमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका एक रोड मैप तैयार करके दो। तो यहाँ पर इन्होंने जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा फोकस भी कर रहा है, ये एक इंडिया एआई बनाया जाएगा जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और नैसकॉम का एक मिक्सचर होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता क्या है? जैसे आपने अपना जो हमारा सीरी है, हमारा गूगल असिस्टेंट है, इनको आपने कुछ बोला और इन्होंने आपका वो काम कर दिया, या आपके लिए वो ओपन कर दिया, आपने बोला इनको कॉल करो, उन्होंने काम कर दिया। तो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम किया। ठीक है। जैसे हेल्थ केयर के सेक्टर में काफी काम किया है इसने। एजुकेशन में आप जानते हैं कि भाई हमारी जो वर्चुअली क्लासेस होती हैं और ये सारी चीजें होती है, बहुत मदद करती है उसमें ये चीजें। स्प्रे करना, ड्रोन्स को बनाना, आजकल की ड्रोन्स की सुविधा बहुत अच्छी है। ड्रोन्स के लिए आपको टेक्नोलॉजी आपको पता चल जाती है, जैसे आपने घर में कुछ लगा रखा है, आपको पता चल जाता है कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसे हुआ है, फॉल्ट अगर कहीं पर भी कुछ भी हुआ है वो आपको अंदाजा लग जाता है। फेस पहचान जाता है, फेस आईडी हो जाती है, कहीं पर भी बायोमेट्रिक हो जाता है। तो ये सब क्या चीजें हुई हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही तो हुआ है। बैंक का फ्रॉड होना, ये सब चीजें आपको पहले ही पता चल जाती हैं चीजें, तो इसके बहुत सारे हमें फायदे हैं और नुकसान भी हैं। देखो, नुकसान तो हर एक चीज के होते हैं, तो नुकसान भी है और फायदे भी हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल, लास्ट इसके अंदर, वो है एक्सरसाइज ला पेरोज। एक्सरसाइज ला पेरोज का यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, देखो नाम से समझो, ये ला पेरोज फ्रांस के साथ एक्सरसाइज की जाती है हमारी। और ये जो एक्सरसाइज है ये अभी शुरू हो चुकी है, दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। 13 मार्च को शुरू हो गई थी। कहाँ पे हुई? हो रही है ये इंडियन ओशन में। कहाँ पे हो रही है? इंडियन ओशन पे। इसमें और भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। हर 2 साल में इसको किया जाता है। और जो जो हमारी ये सारी जो नेवीज है ना, इसको पता है हम क्या कहते हैं? लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड क्या होता है? एक सेम विचार रखने वाली नेवीज। सेम विचार रखने वाली ये जो नेवीज है, इनका आपस में एक सेम विचार रहता है, इसलिए ये यहाँ पर होस्ट करी है फ्रांस ने, और इसको ऐसे आयोजित किया गया है। क्लियर हो गया सबको ये चीज? याद रखिए, एक्सरसाइजेस काफी न्यूज में रहती है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वैगनेर ग्रुप। अब ये वागनेर ग्रुप या फिर वेगनेर ग्रुप क्या है? वेगनार मत पढ़ लेना, वेगनार नहीं है। वैगनेर ग्रुप एक आप कह लीजिए रशिया से जुड़ा हुआ एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो रशिया के बहुत सारे सैन्य अभियानों को परफॉर्म करती है। ये एक प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है। इसको अभी यहाँ पर कौन संभाल रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। ये रशिया के बाहर अपना काम करने के लिए एलिजिबल होती है। ठीक है। तो रशिया की ही एक तरीके से ये है, यहाँ पर पूरे तरीके से संभालती है इसको। 50,000 से ज्यादा लोग हैं इसमें, और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में है। ठीक है। इसमें रशिया की सारी जुड़ी हुई, काफी सारी जो है जुड़ी हुई है इसके अंदर। और इसके अगेंस्ट यूक्रेन है पूरा, पूरा यूक्रेन। इन्होंने क्रीमिया की वॉर, सीरिया के वॉर, बहुत सारे जो अभी अभी जो ये बैटल अभी जो हुआ है ना रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसमें जो एक दोनबास की बैटल होना, फोपांसा की बैटल होना, उसमें भी ये बहुत सारे यहाँ पर गए हैं। इनका फ्लैग कुछ इस तरीके से बना है, इसका सिंबल और फ्लैग आप देख सकते हैं। सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ये जो है सबसे पहली बार रशिया जो है चेचन वॉर 2014 हुआ था,
उसके दौरान इसको कहा गया कि ये बनाई गई थी और उसके बाद से ये चीज चलती आ रही है। ठीक है, 2014 में जब ये वो चेचन वॉर कौन सा है, ये जो चेचन वॉर है, ये जब क्रीमिया को हथियाना था, क्रीमिया को किसने हथियाना था, ये क्रीमिया को हटाने वाला वो याद है आपको, 2014 में हुआ था, जब रशिया ने क्रीमिया को हथियाने के लिए कहाँ पे, ब्लैक सी के अंदर ये काम किया था। ठीक है, तो उस रीजन की ही ये बात है, इसे ही चेचन वॉर्स के रूप में जाना जाता है। लर्न हो जाएगा ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। आज आपने और इसमें नए नए टॉपिक समझे, 6 टॉपिक्स आपने और ज्यादा करे, इसका याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पॉइंट बताना मेरा रह गया, स्कल, खोपड़ी जो होती है ना, आप इसका सिंबल देखना अभी जाके, ये किस तरीके से सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है PMC वैगनेर ग्रुप, और यहाँ कुछ रशिया में लिखा और बीच में खोपड़ी सी बनी हुई है, आप देखना जरूर जाके इसको। तो इस तरीके से आपको इस पूरे को याद रखना है, इस पे आपका सवाल किया जा सकता है। ठीक है, ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इससे जुड़े हुए सारी सारी जो चीजें हैं, इसको लर्न करिएगा, समझिएगा। बाकी हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।